Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 9 सितंबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को उस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे ना आपको दोस्तों कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, तो वो 6 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 बल्गेरिया, सेकंड चेक रिपब्लिक, थर्ड हंगरी, फोर्थ लातविया, फिफ्थ लिथुएनिया, सिक्स रोमानिया। तो ये जो 6 कंट्रीज़ हैं, इन 6 कंट्रीज़ को देखते हुए नीचे यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इनमें से कितने देश हैं जो कि यूक्रेन के साथ में अपने लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 केवल 2 कंट्रीज़, ऑप्शन नंबर बी केवल 3 कंट्रीज़, ऑप्शन नंबर सी केवल 4 कंट्रीज़ या ऑप्शन नंबर डी केवल 5 कंट्रीज़। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आप लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में सुन लिया होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको इसके बारे में पढ़ाता हूं। अभी लगातार कल से बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इवन आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो वाघनाक है वो यूके से भारत वापस लाया जा रहा है, नवंबर तक वापस आ जाएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है और इसी वजह से ढेर सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। वाघनाक क्या है, तो इस प्रकार से आप देख पाओगे, इसी को हम लोग वाघनाक बोलते हैं। जैसे एक बाघ होता है ना, जो टाइगर होता है, टाइगर का जो पंजा होता है, उसी तरीके का पंजा ये लग रहा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ऊपर 2 रिंग्स बनी हुई हैं। इन 2 रिंग्स का मेन काम क्या है, इन दोनों रिंग्स के माध्यम से हम इसको हाथ में पहन सकेंगे। कैसे? यहाँ पर जो पहला वाला रिंग है, इसको जो हमारी इंडेक्स फिंगर है यानी पहली वाली उंगली है, इसमें वो वाली उंगली डाली जाएगी। साथ ही साथ में जो हमारा ये दूसरा वाला रिंग है, इसमें सबसे छोटी वाली उंगली लिटिल फिंगर डाली जाएगी। इसके माध्यम से इसको हाथ में पहना जाया जा सकेगा। और पहनकर यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान को मारा था। तो ये वाघनाक क्या है, ये तो आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले कुछ सोर्सेस मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर आज आर्टिकल हमारा पब्लिश हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग, ये जो वाघनाक है ना, इसको हम लोग टाइगर क्लॉ के नाम से भी जानते हैं। टाइगर क्लॉ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दिखाई ऐसा पड़ता है, जिसके बारे में मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। केवल बात दोस्तों द हिंदू की नहीं है, सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर में इसकी चर्चा की जा रही है, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, लाइव मिंट हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, सभी जगह पे डिस्कशंस हो रहे हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आओ अब एक एक करके हम लोग सारे एस्पेक्ट समझेंगे। मैं आपको थोड़ा डिटेल से यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो एक ऐसा हथियार, छोटा सा हथियार ही बोल सकते हो इसको, ये हथियार यहाँ पे यूज़ किया गया था हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के थ्रू 1659 में। यह हथियार इस साल नवंबर में वापस आने वाला है। बोला जा रहा है कि जो ये आयरन वेपन है ना, ये जैसे मैंने बोला जो बाघ का पंजा होता है उस तरीके से ये दिखाई पड़ता है। हमारे मराठा लीडर ने इस वेपन का यूज़ करके जो बीजापुर सल्तनत का यहाँ पे जनरल था अफजल खान, इसको मारा था। ये आप फोटो देख पाओगे, अफजल खान को यहाँ पे मारा गया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के थ्रू। इसी वाघनाक को पहनकर, ये जो वाघनाक है इन्होंने यहाँ पर पहना हुआ है। क्वेश्चन ये है कि ये छोटा सा वेपन आज के समय पर कहाँ पर है, तो लंदन का विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है, वहाँ पर ये जो टाइगर क्लॉ है वो रखा हुआ है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग ना अभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राज्याभिषेक हुआ था उसका 350वां साल का जो सेलिब्रेशन है वो कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़े दिनों पहले पढ़ाया भी था। तो इसी सेलिब्रेशन के दौरान हमने डिसाइड किया कि जो ये वाघनाक है ये सीधा ब्रिटेन से वापस से लेकर आया जाए।
और इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया गया, कुछ एग्रीमेंट्स करे गए और इवन यहाँ पर लंदन की साइड से नोटिस भी आ चुका है हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर के पास में कि बिल्कुल यहाँ पे वो जो ये वागनाक है इसको वापस देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, और जल्दी अक्टूबर के महीने में लगभग बोला जा रहा है 3 अक्टूबर को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया जाएगा और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करने के बाद ये वागनाक सीधा भारत आने वाला है। अभी ये छोटी सी शुरुआत है क्योंकि आगे हमारा फोकस ये भी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तलवार थी, जगदम्बा तलवार, जिसके बारे में हम पहले बात भी कर रहे थे क्या वो वापस आ सकती है, तो उसको लाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। खैर अभी वागनाक आने के लिए कन्फर्मेशन हो चुका है, जल्दी हम लोग यहाँ पे महाराज जी की जो तलवार है उसको भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब हम वागनाक लेकर आएंगे तो इसको कहाँ पे रखा जाएगा। बोला जा रहा है कि साउथ मुंबई के अंदर में जो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय है वहाँ पर हम इस वागनाक को रखने वाले हैं। यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, जिस म्यूज़ियम में यानी लंदन में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम है उस म्यूज़ियम के अंदर में ये वागनाक रखा हुआ है। अब वो लोग पता है क्या क्लेम करते हैं, उन लोगों का क्लेम करना यहाँ पर यह है कि जो ये वेपन है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बिलोंग करता है। पता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में आई, जिसने यहाँ पे पूरी तरह से कह सकते हो इंडिया को रूल किया। अब इनका कहना यहाँ पर यह है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बिलोंग करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्पेशल एक ऑफिसर हैं जेम्स ग्रांट डफ, उनको ये बिलोंग करता है। लेकिन उसके बाद ये भी पता चलता है कि वहीं पर मेंशन किया गया है कि उन पर्सन का, वो जो ऑफिसर थे, उनको ये जो वागनाक है एज अ गिफ्ट दिया गया था मराठास के थ्रू। लेकिन वहाँ पे म्यूज़ियम में जहाँ पे वागनाक रखा हुआ है वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उस डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्टली सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये जो वागनाक है ये बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ही है और ये वागनाक को यूज़ किया गया था मुग़ल जनरल को मारने के लिए। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होगा जो मराठा हिस्ट्री है, मराठा के इतिहास में अफजल खान को जो मारा गया था ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे अफजल खान की जो आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। उस पावरफुल आर्मी को भी मराठास ने हराया गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ करके, सरप्राइज अटैक्स का यूज़ करके। फिर उसके बाद में एट द लास्ट डिसाइड किया गया कि अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज जी साथ में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? जो प्रतापगढ़ फोर्ट है उसी के जस्ट नीचे। ठीक है, आज के समय पर वो बेसिकली सतारा डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, तो वहाँ पर मिलेंगे। इन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया, मिले वहाँ पे और उसके बाद अफजल खान को मार दिया गया इसी वागनाक का यूज़ करके। हमारे महाराष्ट्र के मिनिस्टर बोलते हैं कि जो वागनाक है ये बेसिकली हमारे लिए, हमारी इंस्पिरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है, हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है। समझ गए दोस्तों? बाकी मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। ठीक है, तो ये मराठा किंगडम के फाउंडर रहे। इनका जन्म होता है 19 फरवरी 1630 में, 1630 में 19 फरवरी का इनका जन्म होता है। कहाँ पर? शिवनेरी फोर्ट में। और पता है, आपको पता होगा, हम इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहला रियलाइज़ किया, सबसे पहले यहाँ पर इनको ये समझ में आया कि हमारे पास में नेवल फोर्स होना कितना ज़रूरी है। इसी वजह से पता होगा कि जो नेवी का फ्लैग है, पिछले साल हम लोगों ने नेवी के फ्लैग में कुछ चेंजेस करे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो सिंबल है उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वो पर्सन थे जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रियलाइज़ किया नेवल फोर्स का इंपॉर्टेंस, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से अपनी जो नेवल फोर्स है इसको डेवलप किया, और इस वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता था। प्लस एक चीज़ और भी है, इनके शासन के समय पर महिलाओं के जो राइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। महिलाओं का सम्मान ये बहुत बड़े लेवल पर हुआ करता था। ठीक है, तो अगर वेमेन राइट्स का कोई भी वायलेशन होता है, जो वेमेन के हक हैं उनका कोई भी उल्लंघन होता है, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कर रहा होता है ये काम, राइट्स का वायलेशन कर रहा होता है, उस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से पनिशमेंट भी मिला करता था। और ये भी पता होगा इनके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी अष्टप्रधान, और वो जो अष्टप्रधान है उनका मेन काम था कि वो हमारे महाराज जी को अलग अलग मैटर्स के ऊपर एडवाइस करें। ठीक है, अब वो जो मैटर्स है बस खाली वो एडवाइस करने का काम करते थे। अब एडवाइस वो माननी है या नहीं माननी है वो अपने हिसाब से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी डिसाइड करते थे। और ये जाने जाते थे गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स की वजह से। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स यानी कि सरप्राइज अटैक्स करना, अपने दुश्मन के ऊपर सरप्राइजली अटैक करना। ऐसा तभी हो पाता है जब एक पर्सन को अपने एरिया की, अपने पूरे एरिया की जो जोग्राफी है उसकी सारी जानकारी होती है। तो ये जो व्यक्ति थे इनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा गुरिल्ला वॉरफेयर पर, क्योंकि इनको अपने एरिया की, अपने लैंड की जो जोग्राफी है उसकी प्रॉपरली अवेयरनेस थी। हर एक चीज़ को यहाँ पर ये अच्छे से जानते थे। तो आई होप दोस्तों आपको इनके बारे में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चल चुकी है। इस साल काफ़ी बार यहाँ पे जो आर्टिकल है वो न्यूज़ में आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अब की बार यहाँ पे क्वेश्चन बन सके इस आर्टिकल से या इस टॉपिक से। तो आपने ज़रूर से इनके बारे में पढ़ना है और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये ध्यान में रखना है।
आप लोग सोच रहे होंगे इन पॉइंट्स को हम ध्यान में कैसे रखें। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला, आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, परेशान नहीं होना है। पीडीएफ के अंदर मैंने सारा का सारा जो डिटेलिंग्स है, जहाँ से मैंने आपको समझाया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, वागनाक के बारे में बताया, उसका इतिहास बताया, प्लस साथ ही साथ में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बताया, इनका जो हिस्ट्री है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो सब यहाँ पे आपको लिखित में मिल जाएगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या नोट करना है क्या नहीं नोट करना है, पीडीएफ में सारी डिटेलिंग्स ऑलरेडी हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, फ्रंट पेज पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। देखो, आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर G20 मीटिंग से भरा पड़ा है। भाई आज G20 मीटिंग शुरू होनी है, पता है ना, सैटरडे संडे ये मीटिंग चलनी है। उसको लेकर सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो सब ऑलरेडी भारत में प्रेजेंट हो चुके हैं, स्पेशली दिल्ली के अंदर में आ चुके हैं। कल यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन भी एंटर कर चुके हैं। ठीक है, ये आप देख पाओगे, जो बाइडन और साथ ही साथ में पीएम मोदी की एक मीटिंग भी हुई है। सीधा जो बाइडन जब आए तो प्रधानमंत्री के साथ में इन्होंने एक बायलैटरल मीटिंग की है, बायलैटरल डिस्कशन हुआ है। तो स्पेशली ये वाला जो आर्टिकल है, ये जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, और इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में पढ़ेंगे इस आर्टिकल के अंदर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन को फ्राइडे में वेलकम किया। वेलकम करने के साथ साथ सीधा यहाँ पे जो बायलैटरल डिस्कशंस है वहाँ पर ले गए, और इस प्रकार से जो डिस्कशंस है वो दोनों के बीच में चलते हैं। और इतना ही नहीं, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर कई सारे जो डील्स हैं उनको फाइनल कर दिया है। दोनों जब मिलकर डिस्कशन कर रहे थे तो कई सारी डील्स, फॉर एग्जांपल जेट इंजन्स को लेकर डील, तो जेट इंजन को लेकर यूएस हमारा सपोर्ट करने वाला है। कुछ ड्रोन्स हमें यूएस प्रोवाइड करवाने वाला है, जैसे रीपर ड्रोन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, MQ-9B रीपर ड्रोन होगा, ये हम लोग यूएस से परचेस करेंगे। प्लस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों व्यापार को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे विवाद हैं, कई सारे डिस्प्यूट्स हैं। तो उन डिस्प्यूट का एक सेटलमेंट किस तरीके से करना है, वो सेटलमेंट को लेकर भी बातचीत हो चुकी है। तो पीएम मोदी ने बोला है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो रिलेशन है, ये आगे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते रहेंगे पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड के लेवल पर। ठीक है, अब इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और एग्रीमेंट्स भी पहले हो चुके हैं, उन एग्रीमेंट्स को भी फाइनलाइज कर दिया गया है। तो साथ ही साथ में आप देख पाओगे ये जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर फोकस किया है कि लगभग 31 जो जनरल एटॉमिक MQ-9B रीपर ड्रोन्स हैं, ड्रोन समझ रहे हो, ठीक है, उन ड्रोन का हम लोगों ने परचेज करने के लिए जो यहाँ पर ये प्रपोजल है वो जारी किया है। और इनमें से जो 16 होंगे वो स्काई गार्जियन वाले ड्रोन होंगे और 15 सी गार्जियन वाले ड्रोन होंगे। ठीक है, यानी कि 16 ऐसे होंगे जो हमारी लैंड के ऊपर नज़र रख सकेंगे और 15 ऐसे होंगे जो समुद्र के ऊपर भी नज़र रख सकेंगे। इस प्रकार के ड्रोन्स हम लोग यहाँ पर परचेस कर रहे हैं। इसको लेकर सारे एग्रीमेंट्स फाइनलाइज हो चुके हैं। अब धीरे धीरे करके बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और पब्लिश होते रहेंगे। फिलहाल के पर्सपेक्टिव से आपने करना क्या है कि थोड़ा सा इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बारे में जानना है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप में इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछी जा सकती है। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो भारत के संबंध अमेरिका के साथ में किस प्रकार से रहे हैं उसके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा। यूएस और इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है दोस्तों, उसमें पिछले कुछ समय पर बहुत तेज़ी से हम लोगों ने एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आई है। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं अलग अलग सेक्टर में। अगर हम दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशंस को पहले डिस्कस करें, व्यापार के मामले में किस प्रकार से संबंध है, तो यूएस कहीं ना कहीं भारत का एक सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर निकल कर आ रहा है। 2022-23 में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा ये देखने को मिल रहा है। दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, भारत और अमेरिका के बीच का जो व्यापार है, ये आप देखोगे तो 2022-23 के अंदर में थोड़ा सा बड़ा है, 7.65% से इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया। ये व्यापार टोटल $128.55 तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो व्यापार है वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है। ये बिलियंस में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 2021-22 में दोस्तों अगर आप लोग व्यापार देखोगे तो ये $119.5 बिलियन का था, जो कि इंक्रीज़ होकर 128 के आसपास पहुँच चुका है। तो पिछले कुछ समय पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो रिलेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए। अब ये जो व्यापार हुआ है, इस व्यापार में हमने इम्पोर्ट ज़्यादा किया है या एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने अमेरिका को जो एक्सपोर्ट किया है, उस एक्सपोर्ट के अंदर भी बढ़ोतरी नज़र आई है। फॉर एग्जाम्पल 2021-22 के अंदर में हम लोगों ने अमेरिका को जो एक्सपोर्ट किया था वो 76.18 बिलियन US डॉलर्स का किया था, और अभी 2022-23 में जो ये एक्सपोर्ट है ये 78.31 बिलियन डॉलर्स तक का हो चुका है। यानी एक्सपोर्ट में 2.81% का जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर नज़र आई है। और जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट 16% से बढ़ा है। भले एक्सपोर्ट बढ़ा हो लेकिन इंपोर्ट भी उतनी तेज़ी से बढ़ा है। इंपोर्ट यहाँ पे आप देख पाओगे 50.24 बिलियन US डॉलर्स का हमारा देखने को मिला। तो व्यापार में इन दोनों के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। वो हम लोगों ने कुछ स्टैटिस्टिक्स डेटा के ऊपर बेस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर इसको समझा है। फिर बात आती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। दोस्तों इकोनॉमिक टाइज को रखते हैं अलग, अब बात करते हैं इन दोनों देशों के जो संबंध हैं अलग अलग ग्रुप को लेकर वो कितने ज़्यादा हैं।
इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में ये दोनों कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं। जैसे भारत और अमेरिका दोनों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल चाहे वो यूनाइटेड नेशन हुआ, G20 हुआ, आसियान वाला ग्रुप हुआ, रीजनल आसियान रीजनल फोरम, उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपको मल्टीलेटरल ग्रुप्स आपको नजर आएंगे, जो भी यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ये सारे ग्रुप्स हैं जिसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं, इन सभी ग्रुप्स में भारत और अमेरिका आपस में पिछले कुछ समय पर बहुत ही क्लोजली कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना दोस्तों, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में हमारे पास में टोटल 15 मेंबर्स हैं। उन 15 मेंबर्स में से 10 तो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर में यूएसए भी है, ठीक है। अब हमारी डिमांड यहाँ पर यह है कि हमें भी यानी इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। हम नॉन परमानेंट मेंबर तो बनते रहते हैं, हटते रहते हैं, क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर हमेशा परमानेंट नहीं होता। नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल में बदलता रहता है। तो इंडिया काफ़ी बार नॉन परमानेंट मेंबर तो बना, लेकिन हमारा टारगेट है कि हम परमानेंट मेंबर बने। अब काफ़ी कंट्रीज़ हमें इस पर्सपेक्टिव में सपोर्ट करती हैं, काफ़ी नहीं करती हैं। लेकिन जब बात करेंगे यहाँ पर यूएस की, तो यूएस ने भी 2021 में सपोर्ट किया। यूएस ने भी यहाँ पर बोला कि बिल्कुल भारत को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। इसके लिए ओवरऑल यूएनएससी के अंदर में हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। इसमें रिफॉर्म्स होंगे तो हम लोग यहाँ पे परमानेंट मेंबर की जो सीट है इसको हम लोग बढ़ा सकेंगे। जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भारत भी इसका एक मेंबर बन सकेगा। तो इस चीज़ में भी यहाँ पर अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, ये 4 कंट्रीज़ का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ, कहोगे सुना है। अगर इन 4 कंट्रीज़ को एक ग्रुप में डाल दे तो वो ग्रुप कौन सा बनेगा? वो बन जाएगा क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड के अंदर ही तो ये 4 कंट्रीज़ हैं, तो क्वाड ग्रुप को बनाया गया। अब क्वाड ग्रुप का भी जो मेन पर्पज़ है क्या है? चाइना के अग्रेशन को टैकल करना। स्पेशली जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर में शांति बनाए रखना, उसके लिए यहाँ पर ये जो ग्रुप है वो वर्क करता है। स्पेशली चाइना के अग्रेशन को कम करने का काम करता है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो भारत और अमेरिका इस ग्रुप में हैं और उनका बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी हो गया, या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो गया, या उसके अलावा कुछ और ग्रुप्स हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भारत के अंदर में, इसको यहाँ पर ज्वाइन किया गया। इस प्रकार से देखोगे तो हर एक ग्रुप के अंदर में दोनों की जो पार्टनरशिप है वो पिछले कुछ समय पर काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हुई है। लेकिन दोस्तों, ये जियोपॉलिटिक्स के अंदर में कभी भी कुछ भी बदल जाता है, आपको पता है। क्योंकि अगर कोई देश दूसरे देश को सपोर्ट कर रहा है तो कभी भी फ्री में तो करेगा नहीं। कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ हित ज़रूर उसका भी यहाँ पर होता है। 110% सबको पता है भाई। आपको भी कोई फालतू में मदद थोड़ी ना करेगा। अगर आपको भी कोई यहाँ पर आ रहा है मदद करने के लिए, तो उसके पीछे उसका इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देगा। हो सकता है यहाँ पर आप थोड़े से क्लेवर हो तो आपको पता है कि हाँ यार, ये इसका ये काम है, वो निकलवाने के लिए यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है। ऐसा होता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में। खैर, रिलेशंस भी यहाँ पर मेंटेन करने ज़रूरी हैं। तो रिलेशंस भी यहाँ पर आप अगर हम रिलेशंस पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया और यूएस पिछले कुछ सालों में तेज़ी से ग्रो करे हैं। हालांकि बीच में कई सारे विवाद भी हुए हैं। विवाद जैसे कि अब रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट हो गया। अब अमेरिका ने तो मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका तो सीधा यूक्रेन की साइड में है। और अब भारत क्या करे? भारत को काफ़ी सारा कच्चा तेल परचेज़ करना है। हम लोग रशिया से परचेज़ करते हैं, रशिया ने तेल और सस्ता कर दिया। रशिया के साथ भी संबंध हमारे अच्छे हैं। तो यहाँ पर हमें मुसीबत हो गई, क्योंकि अमेरिका, यूएसए और एक तरफ रशिया, ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। लेकिन भारत के रिलेशंस अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं और रशिया के साथ में भी अच्छे हैं। अब हमें यहाँ पर दोनों को मेंटेन करके चलना है। ये थोड़ी सी मुसीबतें हमने रिसेंटली कुछ फेस की हैं। जब यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए। अब रशिया का तेल जो है, रशिया डिस्काउंटेड वे में तेल बेच रहा था, ठीक है, उसको, लेकिन फिर भी हम लोगों ने परचेज़ किया। तो वहाँ पे इश्यूज़ आए, लेकिन वो इश्यूज़ हम लोगों ने टैकल किए और अभी सीधा सीधा यहाँ पर आ चुके हैं। रिलेशंस अभी भी बेहतर हैं सभी कंट्रीज़ के बीच में। क्लियर? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है इस ग्रुप को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग ने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, ठीक है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी वाला, दूसरा वाला आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया इधर इंडिया यूएस के रिलेशंस वाला। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल इतना काम का नहीं है, लेकिन उस आर्टिकल के पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, वहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनना है। जो आप बेसिकली कहते हो नोट्स, हमें नोट्स बनाना है, वही है एग्जैक्टली पॉइंट्स। तो ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में मिल जाती है। तो आपने कोई लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सीधा यार पीडीएफ डाउनलोड करो, आपको प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है।
प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट आउट करवा लो, या ऐसे ही रखना चाहते हो डाउनलोड करके तो ऐसे ही रख सकते हो, या आपका स्टोरेज फुल हो रहा है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस ग्रुप में हमेशा के लिए पीडीएफ्स, आज की और पुरानी पीडीएफ सब पड़ी हुई हैं, इवन जून से लेकर तक पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं। अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो, आपके पास में टाइम है और पिछले करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, तो पिछले जून की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, जून, जुलाई, अगस्त, और अभी हम सितंबर में हैं। और उससे भी अच्छी बात दोस्तों, इस ग्रुप को ज्वाइन करना, आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ मिल रहा है तो ग्रुप को ज्वाइन करने का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमाउंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 499 खर्च करना है और ये हमेशा के लिए एक्सेस आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन होकर बेनिफिट्स ले सकते हो, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अमाउंट मैंने आपको बताया, आप करने का प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाना है। आपको यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है कि हाँ मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपके साथ में एक पेमेंट का प्रोसेस शेयर करेंगे। पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ दूसरी चीज़ जो आपके साथ में शेयर किया जाएगा वो डेमो वीडियो। आप आराम से पूरे डेमो वीडियो को भी देखो, बिल्कुल संतुष्ट हो जाओ यार डेमो वीडियो के अंदर देखने के बाद में कि हाँ ये चीज़ें ग्रुप के अंदर है। उसके बाद जाके आप अपना ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो दोस्तों ये हुई बात। उसके साथ साथ मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर देना। हमारा जो टारगेट है वो डेली बेसिस पर 5000 का होता है, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। और अभी बस खाली यार आज का वेट कर लो, कल से हम वीडियो को जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। आज वीडियो थोड़ा सा और डिले हो चुका है, ठीक है। कुछ इश्यूज़ होते हैं यार, कभी अर्जेंट वर्क हो जाता है, उसकी वजह से फिर हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। मतलब 8 बजे तक आपको 8 से 8:30 के बीच में जो वीडियोज़ है वो मिल जाया करेंगे, ठीक है। मैं कुछ अभी चेंजेस भी कर रहा हूँ जिसमें आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। यानी और आर्टिकल्स आपको मिला करेंगे, और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिला करेगी, और एडिटोरियल्स मिला करेंगे, क्वेश्चंस मिला करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिला करेंगे। तो उस प्रकार की चीज़ें मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, यानी कि और बेहतर हो जाएगा सब कुछ ना। दोस्तों आज हम पहले एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, और एडिटोरियल में हम सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक इंडियन एक्सप्रेस का लेने वाले हैं। और ये आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन जी ने, और इनका नाम ही बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पर एडिटोरियल में इनका नाम ही बहुत है, आपको पता होगा इनके आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है G20 के अंदर में जो पुराना वाला मल्टीलैटरलिज्म सिस्टम है, मतलब G20 का समय चल रहा है, अभी मीटिंग वगैरह चल रही है, इस दौरान अगर हम देखें तो जो पुराने ग्रुप्स हुआ करते थे वो ख़त्म हो रहे हैं और एक नया ऑर्डर की शुरुआत हो रही है। और वो जो नया ऑर्डर है वो किस तरीके से चल रहा है, इंडिया क्या सुधार कर सकता है, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर में मेंशन की गई हैं। चलो एक एक करके सारे पर्सपेक्टिव को समझेंगे। आप ये देखना कि कितना ज़्यादा गहराई से इस आर्टिकल को और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर में लिखा गया है। करना क्या है, स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर होती हुई चलेगी। तो बात यहाँ पर ये करते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर मल्टीलैटरलिज्म है, पोस्ट कोल्ड वॉर का मतलब क्या है, जो आपको पता होगा एक शीत युद्ध चला था, कोल्ड वॉर। अब ये जो शीत युद्ध है, अब इसमें कोई हाथापाई तो हुई नहीं थी, कोई लड़ाई वगैरह तो हुई नहीं थी। इस वॉर में बेसिकली एक तरफ सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर था, दूसरी तरफ अमेरिका और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सारी की सारी एक साथ थी। इनके बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर होड़ लगी हुई थी, वेपन्स को लेकर होड़ लगी पड़ी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो कोल्ड वॉर है ना, इस कोल्ड वॉर का असर ये देखने को मिला कि जो यूएसएसआर है, ये जो सोवियत यूनियन है, बिखर गया, टूट गया। और 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है। टूटने के बाद में उसमें से 15 देश निकलते हैं, जिसमें से आज एक रशिया भी है, यूक्रेन है, आसपास की और भी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, लातविया, एस्थोनिया, लिथुआनिया, ये सब की सब पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करती थी। सब टूटकर बिखर गए, सब अलग अलग हो गए। और उनमें से सबसे बड़ा जो देश बनकर आया वो यहाँ पर रशिया बनकर आया। वो बेसिकली कोल्ड वॉर था, ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कोल्ड वॉर के बाद के जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग मल्टीलैटरलिज्म आपको देखने को मिलेगा। मल्टीलैटरलिज्म मतलब क्या होता है, मल्टीपल कंट्रीज़ का कोऑपरेशन, अलग अलग देश आपस में मिलकर किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद में जो ये मल्टीपल कंट्रीज़ का जो रिलेशन है, कोऑपरेशन है, ये अपने लो पॉइंट पर आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पर आ चुका है। और हमने ये चीज़ें देखी हैं पिछले कुछ समय पर, कई सारे कोऑपरेशंस ख़राब हुए हैं। जैसी पहले बात थी वैसी आज के समय पर बात नहीं देखने को मिल रही है। तो एक कोल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद में, यानी वो जो पीरियड था बेसिकली, यानी कि 1991 के समय की बात कर रहे हैं। तो 1991 में जब कोल्ड वॉर एंड हुआ, समाप्त हुआ, तो उसके बाद कई सारे देश ऐसे हैं दुनिया के अंदर में जिन्होंने अलग अलग प्रकार से कॉपरेशन करने की शुरुआत की। व्यापार को लेकर, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये डिस्कशंस करने स्टार्ट किए और इन डिस्कशंस पे अपने अपने ग्रुप्स बनाने स्टार्ट किए। अलग अलग कंट्रीज़ आपस में कॉपरेट करना शुरू कर गई और जो ग्रुप्स बनकर आए ये सब के सब यहाँ पर कह सकते हो लिबरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, कुछ सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड थे। डेमोक्रेसी का ये ग्रुप है, रूल ऑफ लॉ, फ्री मार्केट, इस प्रकार के यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ों को फॉलो किया गया।
और अलग अलग जो बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, आसियान, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ये यहाँ पर आप कह सकते हो इन चीज़ों को, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लगी। डेमोक्रेसी के नियम अलग, रूल ऑफ लॉ ये वाले, इस प्रकार से यहाँ पे जो कंट्रीज़ है अपने उन्होंने ग्रुप बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, ये बातें यहाँ पर कोल्ड वॉर के बाद की। अब क्या हुआ, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हो गया। नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसे स्टार्ट हो गया, आप यहाँ पर ये देखोगे कि जो ये नया मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर है, ये एक ऐसा टर्म है जो कि किस चीज़ को रेफर करता है कि अब क्या हो रहा है, आज के समय में नए प्रकार के कॉपरेशंस बन रहे हैं। अलग अलग देशों के नए प्रकार के ग्रुप हम लोग को 21st सेंचुरी में दिख रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है अलग अलग चीज़ें, क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स आए, टेररिज्म, आतंकवाद को लेकर कुछ ग्रुप्स अलग इकट्ठे हो गए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कुछ ग्रुप्स अलग इकट्ठे हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के समय पर जो कलेक्शन है वो देखना स्टार्ट किया। अब ये जो नया ऑर्डर बना है दुनिया के अंदर में, इसके अपने आप में कुछ नए नए फीचर्स हैं, जैसे इनका एक्सपेंशन होता हुआ नजर आया है। ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस आज के समय पर जो एग्जिस्ट करते हैं, इनका धीरे धीरे एक्सपेंशन नजर आया। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इसमें यहाँ पर कुछ और ग्रुप्स भी धीरे धीरे करके ऐड होते हुए चले गए। ये बड़े बड़े ग्रुप्स की, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन ग्रुप्स को भी यहाँ पर फिर रिप्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट हुआ, उनकी आवाज़ यहाँ पर धीरे धीरे उठनी स्टार्ट हो गई, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ये नए प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, इनका क्रिएशन हो रहा है। जैसे नए नए ग्रुप्स में, जैसे अभी एक ब्रिक्स ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ग्रुप है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ये ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीकन यूनियन हो गया जिसमें 55 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। आसियान हो गया जिसमें 11 कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन हो गया जिसमें 27 कंट्रीज़ हैं। ये अलग अलग ग्रुप्स बन गए देशों के, और इन ग्रुप्स का मेन मकसद क्या है कि आपस में इंटीग्रेशन, आपस में मिलकर डेवलपमेंट करना, सिक्योरिटी करना और आपस में कोऑपरेट करके काम करना। उसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए गए जो प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल G20 बनाया गया, क्वाड बनाया गया। अब क्वाड में 4 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इन 4 कंट्रीज़ का मेन मकसद क्या है कि भाई जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो खासकर इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं चाइना को लेकर, स्पेशली उन चैलेंजेस को टैकल किया जा सके। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होने लगा, ये ग्रुप्स का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। जो ये ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर बनने लगे, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग टॉपिक और अलग अलग पर्सपेक्टिव से ग्रुप बनने लगे। जबकि अगर आप कोल्ड वॉर का समय देखोगे तो एक तरफ USSR खड़ा था, दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ आपस में ये भिड़ चुके थे। ठीक है, अब लेकिन क्या हो रहा है, अभी पहले तो डोमिनेशन चलता था, भाई यहाँ पर ये कंट्री डोमिनेट करना चाहती है, लेकिन आज के समय पर ऐसा नहीं है। हर कंट्री अपने आप में पावरफुल दिखाने को कोशिश कर रही है। तो कोई भी कंट्री यहाँ पर किसी के डोमिनेशन के अंदर में नहीं आना चाह रही है। लेकिन प्रॉब्लम अब कहाँ पे आती है वो राइटर बताते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ पे आती है वो समझो। करंट समय के जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स आज के समय पर धीरे धीरे डिक्लाइन वे में जा रहे हैं। उनका लो पॉइंट शुरू हो रहा है, यानी वो अपने निचले स्तर पर आते जा रहे हैं। जैसा उन्होंने काम किया है 1991 के बाद में, अब वैसे काम नहीं देखने को मिलेंगे। रीज़न यहाँ पर कई सारे हैं। नंबर 1 रीज़न, राइज ऑफ चाइना एंड एक्सपेंशन। चाइना अपने आप को एक कह सकते हो डोमिनेटेड कंट्री के तौर पर तेज़ी से बढ़ा रहा है, और अभी हमें वापस से पहले जैसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जैसे एक तरफ सोवियत यूनियन और उधर वेस्टर्न कंट्रीज थी, अमेरिका था स्पेशली, वैसे अब के समय पर क्या देखने को मिल रहा है, अमेरिका और चाइना। अब यहाँ पर ये जो है ना, जैसे अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, चाइना चाहता है ये सुपर पावर का टैग मुझे मिल जाए। तो चाइना अपने आप को लगातार एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा जो प्राइमरी रीज़न आपको देखने को मिलेगा, जो आज के समय के ग्रुप्स तेज़ी से डाउन हो रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है चाइना का तेज़ी से बढ़ना, चाइना का बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनना, मिलिट्री पावर बनना। चाइना की जो पॉलिसी से जो नीतियाँ हैं वो ये हैं कि अपने देश को एक्सपैंड कर रहा है वो धीरे धीरे, एशिया के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर भी। साथ ही साथ में आप देख पाओगे ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ का ग्रुप है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ चला जाएगा जब चाइना उसमें इंटरफेरेंस करेगा। और ये चाइना आज से नहीं कर रहा है, लंबे समय से कर रहा है। चाइना ने अपनी नेबर कंट्रीज़ के आसपास की जो बाउंड्री है उसमें घुस कर काफ़ी टेरिटरीज अपना रखी हैं, अपने बॉर्डर को काफ़ी तेज़ी से चेंज कर रहा है, अपने बॉर्डर को फैलाता चले जा रहा है, अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म कर रहा है। अभी आपको पता है ताइवान भी, वो बोलता है ताइवान भी मेरा हिस्सा है, फिलीपींस का ये हिस्सा भी मेरा है, मलेशिया का हिस्सा भी है, इंडोनेशिया का हिस्सा भी, भारत का भी है, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन भी मेरा है। इस प्रकार से उसने अपना जो एक्सपेंशनिज्म है वो यहाँ पर स्टार्ट किया, जिससे अगेन जो ये ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर में दरारें आ रही हैं। ये ग्रुप्स कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो रहे हैं और इनमें कहीं ना कहीं एक लो पॉइंट यहाँ पे नजर आता हुआ नजर आ रहा है। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा जो रीज़न यहाँ पे राइटर ने दिया है वो है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ग्रुप्स के अंदर जो काम करने की शक्ति पहले थी वो आज के समय पर डाउन हो रही है, उसके पीछे का रीज़न है कि चाइना की साइड से यहाँ पर ये धमकियाँ, चाइना की साइड से यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा इकोनॉमिक खतरा और सिक्योरिटी को लेकर। इकोनॉमिक और सिक्योरिटी थ्रेट जो चाइना दे रहा है, ठीक है, इससे कई देश यहाँ पे परेशान हैं, US, जापान, इंडिया। भाई यहाँ पे पता है ना किस तरीके से चाइना टेक्नोलॉजी में ग्रो किया है। भाई देखो ये बात तो है, ग्रोथ में नो डाउट यहाँ पर चाइना ने जब से ये आज़ाद हुआ है तब से बहुत तेज़ी से यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ को अपनाया है।
लेकिन आज के समय पर यूएस, जापान, इंडिया जैसी कंट्री को पूरी तरह से यहाँ पर ये टक्कर देने के लिए तैयार है। अब उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि ये देश दुनिया भर के जितने भी देश हैं, चाहे वो अमेरिका ही हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कितनी टेक्नोलॉजी में आगे हो, कहीं ना कहीं वो चाइना के ऊपर निर्भर ज़रूर है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो चाइना के ऊपर निर्भर ज़रूर है। तो अब चाइना की जब ऐसी हरकतें दिख रही हैं सभी को, तो यूएस, जापान, इंडिया जैसी कंट्रीज़ अपना जो इंगेजमेंट है उसको वापस से रिवैल्यूएट करने का काम कर रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इसी की वजह से उनका मेन मकसद यहाँ पर यह है कि चाइना के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस है, चाइना के ऊपर जो यहाँ पर निर्भरता है, उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। और इसकी वजह से नए नए ग्रुप्स बनने लगे, और नए नए ग्रुप्स की वजह से जो बाकी सारे ग्रुप्स हैं उनके ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। कुछ अलग से क्वाड बना दिया गया, कुछ और ग्रुप्स यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही हैं। फिर तीसरा यहाँ पर रशियन एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है इसको 2014 में ऑलरेडी कब्जा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये वापस से सिनेरियो ऐसा बना रहा है। रशिया अब देखो यूक्रेन को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद अभी बाकी सारी रशिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं ना, उनके ऊपर भी यहाँ पर इसी चीज़ का खतरा है। खतरा यह है कि कहीं ना कहीं जो रशिया है वो यूएसएसआर वापस से खड़ा कर सकता है। अब दोस्तों 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन को कब्जाया, यूक्रेन का क्रीमिया वाला रीजन कब्जाया, तब से आप देखोगे दुनिया का जो सिक्योरिटी ऑर्डर है वो फिर से ख़राब हो गया, क्योंकि तब से लोगों को लगने लगा कि पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय पर धीरे धीरे और एरियाज़ को कब्जा कर क्या करे, रशिया वापस से यूएसएसआर को खड़ा कर दे। और इसके बाद यहाँ पे यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। यूरोप से वेस्टर्न कंट्रीज़ लगातार आप कह सकते हो ये यूक्रेन को सपोर्ट करने लगी। अब यूक्रेन को जब सपोर्ट करने लगी तो अगेन दुनिया भर में जो ये ग्रुप्स हैं इनके बीच में वापस से कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह स्टार्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट आज भी यहाँ पर यूक्रेन के साथ में ही है, चाहे वो यूके की बात कर लो, चाहे वो अमेरिका की बात कर लो, सब किसे सपोर्ट कर रही हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। इससे भी आप कह सकते हो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो यहाँ पर स्टार्ट होने शुरू हो गए। अब उसके बाद कई सारे देश ऐसे हैं जो एक साथ ग्रुप के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स के अंदर में इंडिया चाइना साथ में है, इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं नहीं, तो क्या है वो ग्रुप वापस से बेकार है, साथ में मिलकर काम कर नहीं पाएंगे। वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि कंट्रीज़ आपस में भिड़ चुकी हैं, और उन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से जो ये ग्रुप्स बने हुए हैं बड़े बड़े, वो ग्रुप्स आज के समय पर जिस तरीके से काम करने चाहिए थे मिलजुल कर, वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। बस खाली वो किताबी बातें हैं कि आपस में कॉपरेशन करने के लिए उस ग्रुप को बनाया गया है, बट वो कॉपरेशन हमें नज़र नहीं आता है। अब जब इस तरीके से ग्रुप्स कमज़ोर होने लगे, चाइना का एक्सपेंशनिज्म बढ़ने लगा, चाइना अपने आप को एक्सटेंड करने लगा, तो उसके बाद लोगों ने कुछ और ग्रुप्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और जैसे क्वाड नाम का एक ग्रुप बना, ऑकस बना, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया। इस प्रकार के ग्रुप्स बनने लगे। क्यों? क्योंकि चाइना को रोकना है। चाइना जिस तरीके से अपना एरिया बढ़ा रहा है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना है। अब हुआ क्या, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ने ग्रुप बना लिए। उसके बाद जो पुराने ज़माने के जो हमारे ग्रुप्स चल रहे थे, पहले वाले जो मल्टीलेटरल ग्रुप्स चल रहे थे जिसमें कई सारी कंट्रीज़ थी, उनको इतनी वैल्यू नहीं मिल रही है। अब वैल्यू कहाँ पे जा रही है? सारी यहाँ पर। ये कंट्रीज़ पहले दूसरे कंट्रीज़ को हेल्प कर रही थी, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर रही थी, लेकिन अब ये आपस में कॉपरेट करके एक दूसरे गोल पर लग चुके हैं, चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रोकना। समझ गए? इस वजह से जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स का जो रेलिवेंसी है, जो इंपॉर्टेंस है, वो खत्म हो रहा है। चाहे वो आसियान की बात करो, आसियान का इंपॉर्टेंस भी इतना ज़्यादा अब रह नहीं गया है। फिर बात आती है यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एक्सपैंडिंग द G7। दोस्तों 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपको पता होगा। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, जो G7 कंट्रीज़ है, इसको और ज़्यादा बढ़ाने के ऊपर फोकस किया कि इसके अंदर में कुछ मिडिल पावर कंट्रीज़ आ जाएं, ताकि यहाँ पर दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उसको हम रिस्टोर कर सके, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 का। तो क्या हुआ, G7 बना दिया गया, इसमें कुछ और कंट्रीज़ को यहाँ पर ऐड कर लिया गया, पावरफुल कंट्रीज़ को ऐड कर लिया गया। तो एक पॉजिटिव स्टेप था कि भाई ग्लोबल चैलेंजेस है तो उससे टैकल करने के लिए ये कंट्रीज़ को साथ में आना ज़रूरी था। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो हमारे अलग अलग यहाँ पर मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क से कुछ और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ग्रुप्स को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारी लिमिटेशंस आ गई। वहाँ से ध्यान भटका कर दूसरी जगह पर यहाँ पर वो ध्यान लगने लगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बात तो सही है, ये तो हम रियलिटी में देख भी रहे हैं कि ऐसा हो ही रहा है, अब इसमें क्या किया जाए? तो राइटर ने बोला है कि इंडिया कैसे यहाँ पर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप कर सकता है। इंडिया यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वापस से वर्ल्ड ऑर्डर को पहले की तरह लाने के लिए। तो इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है, सबसे पहले क्वाड के अंदर में, फिर आसियान कंट्रीज़ में यहाँ पर अपना एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ रीजनल और सब रीजनल अलग अलग फोरम्स बनाए गए, मंच बनाए गए, उसमें यहाँ पर मिलकर काम कर सकता है, जिससे वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ में आपस में कोई डिस्प्यूट है किसी कंट्री के बीच में, उनके बीच में पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पे करवाने पर काम कर सकता है। उसके साथ साथ भारत को अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को भी इम्प्रूव करना होगा।
ठीक है, जैसे हमारे जैसे जो भी देश हैं, हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं जो चाइना से प्रॉब्लम को फेस कर, अब चाइना को सुधार तो सकते नहीं हम। चाइना से अगर कोई कंट्री प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हमारी जैसी देशों की कंट्री, हमारी जैसे जो देश हैं उनके साथ में मिलकर हमें यहाँ पर चाइना का जो ये अग्रेसिवनेस है इस पर्टिकुलर रीजन में उसको रोकना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, एक साइड वाले जो मतलब जो कि बेसिकली एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सारी कंट्री साथ में आ जाएंगी। अब साथ में आ जाएंगी तो एक दूसरे के साथ में जो ये चैलेंजेस है वो चैलेंजेस को आपस में मिलकर यहाँ पर टैकल किया जा सकेगा। तो इंडिया इस प्रकार के ग्रुप फॉर्मेशन कर सकता है कि मतलब कुछ कंट्रीज़ अगर सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना दिया जाए जिससे साथ में मिलकर कोऑपरेट करके वो काम कर सकें। समझ गए। साथ ही साथ में भारत कंट्रीब्यूट कर सकता है रीग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। कैसे, जो व्यापार है, अपना व्यापार हो गया, इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स हो गए, हमें उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा, स्पेशली ग्लोबल साउथ के अंदर। ग्लोबल साउथ यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जो कि काफ़ी पीछे हैं, जहाँ पे जो इनकम वगैरह लोगों की इतनी ज़्यादा है नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करना होगा। उनके साथ में हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेड वगैरह को थोड़ा सा इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। साथ ही साथ में उसके अलावा इंडिया जो है अभी G20 समिट को होस्ट कर रहा है, आज मीटिंग भी है, तो हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि हम लोग एक ग्लोबल लीडर के तौर पर एक विजन को लेकर चल सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे बड़े बड़े मुद्दे, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे टॉपिक को लेकर ग्रुप्स बनाने होंगे। ठीक है, ऐसे टॉपिक को लेकर हम लोग काम कर सकते हैं, ना कि यहाँ पर बाकी सारे फालतू के ऊपर जैसे हम लोग आज के समय पर लगे पड़े हैं। तो भारत एक बेसिकली ग्लोबल लीडर के तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको पता होगा, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री दोनों में डिफरेंस होता है। एक होती है डेवलप्ड कंट्री, लास्ट में ईडी लगाए, एक होती है डेवलपिंग कंट्री, लास्ट में आईएनजी लगाए। डेवलप्ड कंट्री जो कि ऑलरेडी विकसित हो चुकी है, उसने विकास कर लिया है। डेवलपिंग जो कि यहाँ पर अभी विकास कर रही है धीरे धीरे, ठीक है, और अभी उसका भी गोल क्या है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री बनेगी। तो इन दोनों प्रकार के देशों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, काफ़ी सारे गैप होते हैं। उस गैप को भरने में इंडिया हेल्प कर सकता है। कैसे, कि भाई इन दोनों देशों के बीच में कॉमन इनका हित क्या है, कॉमन इंटरेस्ट क्या है, कॉमन चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, उन कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच का जो यहाँ पर गैप है उसको भरा जा सकता है, ठीक है, उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं किस तरीके से आप देख पाओगे, इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वर्ल्ड ऑर्डर को वापस से अपने लाइन पर लाने के लिए। बाकी आज के समय के जो ग्रुप्स हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया। नाउ आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। देखो, जो ये वर्ल्ड है हमारी, जो पूरी दुनिया है, इज़ करेंटली विटनेसिंग द एमरजेंस ऑफ न्यू मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर। हमारा देश, हमारी पूरी दुनिया ये देख रही है कि भाई एक नया मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर बनता चले जा रहा है, ठीक है, एक नए प्रकार के जो ग्रुप्स है वो बनते हुए चले जा रहे हैं। तो आपने डिस्कस करना है कि इसके पीछे का क्या कारण है कि जो पुराना वाला वर्ल्ड ऑर्डर है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, वो पुराना वाला वर्ल्ड ऑर्डर डिक्लाइन हो रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है। दूसरा आपने बताना है कि कैसे भारत यहाँ पे इस ट्रांजिशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे भारत यहाँ पर हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी में माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए, वो भी एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो विश्व इस समय एक नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का उदय देख रहा है। पुरानी विश्व व्यवस्था के पतन के पीछे के कारणों पर चर्चा करें और भारत इस परिवर्तन में कैसा योगदान दे सकता है ये आपने बताना है 250 शब्दों में। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर दोस्तों जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे, नवाएंगे वर्ल्ड पेज पर। वर्ल्ड पेज पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि चाइना की हरकतें किस प्रकार से नजर आ रही हैं। अब दोस्तों क्या है, फिलीपींस नाम का एक कंट्री है। अब फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी समुद्र का कुछ हिस्सा होता है जो उसी देश के कंट्रोल में होता है, जो कि उसके पास है। अब क्या हो रहा है कि साउथ चाइना सी जो है ना, ये पूरा साउथ चाइना सी चाइना क्लेम करता है, चाइना बोलता है ये पूरा समुद्र मेरा है, पूरा समुद्र चाइना के टेरिटरी के अंदर में आता है। अब चाइना अपने इलीगल एक्शंस दिखा रहा है, इनकी टेरिटरी में घुस जाता है बार बार, और फिलीपींस यहाँ पर इस चीज़ की निंदा करता है कि चाइना ने इलीगल एक्शंस दिखाएं, ये जो चाइना की बोट है ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर में घुसकर आई है बिना परमिशन के, बिना किसी कंसेंट के। तो ये सीधा सीधा फिलीपीन का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसका वोलेशन हुआ है, और ये इंटरनेशनल लेवल के लॉज हैं, इंटरनेशनल लेवल के समुद्र को लेकर ये कानून है। तो आप इस कानून का उल्लंघन क्यों कर रहे हो, इसका वोलेशन क्यों कर रहे हो? सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यही है, समझ गए।
तो इसी को लेकर ये आर्टिकल है। पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, उस मैप में आपको बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। दोस्तों आपको ये वाला मैप दिखने का है, इस मैप में आपको ये जो कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं ये हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है सारी की सारी, ठीक है। ऊपर आपको चाइना का मैप देखने को मिलेगा, चाइना से वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कैम्बोडिया, ये सारी कंट्रीज़ जो है अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। फिलीपींस कहाँ है? फिलीपींस आपको ये देखने को मिलेगा, ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं ये पूरा का पूरा फिलीपींस है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रही होगी। तो हुआ क्या, अब दोस्तों साउथ चाइना सी कहाँ पर है? ये चाइना है ऊपर, ये साउथ चाइना सी है। चाइना के सदर्न रीजन में जो समुद्र है इसको साउथ चाइना सी बोलते हैं। चाइना बोलता है ये पूरा का पूरा जो समुद्र है ये पूरा समुद्र मेरा है, इस समुद्र पे किसी का भी हक नहीं है। अब क्या होता है, आपको भी पता होना चाहिए कि मान लो कोई कंट्री है जो कि समुद्र से टच होती है, जिसकी बाउंड्री समुद्र के साथ में शेयर होती है। फॉर एग्जांपल फिलीपींस का एग्जांपल ले रहे हैं तो फिलीपींस ये हो गया। अब फिलीपींस एक बहुत बड़े समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, तो काफ़ी समुद्र का हिस्सा ऐसा होता है उस देश का कि वो उसी की टेरिटरी में आता है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो, भाई ये फिलीपींस है तो काफ़ी सारा समुद्र ऐसा होगा वो फिलीपींस की टेरिटरी में आएगा, फिलीपींस का इस पर कंट्रोल होता है। इसी को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से बोलते हैं। अब क्या हुआ कि चाइना की जो बोट है इन्हीं के टेरिटरी में एंटर कर जाती है, आ जाती है। तो फिलीपींस यहाँ पर बोल रहा है कि भाई आपने बिना कंसेंट के ये काम किया है, बिना किसी अप्रूवल के काम किया है, इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर चाइना बोलता है नहीं, ये टेरिटरी हमारी है। तो दोस्तों इसी प्रकार के जो डिस्प्यूट हैं वो यहाँ पर इन कंट्रीज़ के बीच में बने हुए हैं, केवल एक के साथ में नहीं। यही हरकत चाइना वियतनाम के साथ में, यही हरकत मलेशिया, यही हरकत इंडोनेशिया के साथ में भी करता है। जबकि समुद्र को लेकर ऑलरेडी लॉज डिफाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। 1982 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था, और जितने भी यहाँ पर मैरीटाइम एक्टिविटीज़ होती हैं, समुद्र के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको लेकर एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया। इसको हम लोग लॉ ऑफ द सी के नाम से जानते हैं। और इसी पर्टिकुलर यूएन क्लॉज ने क्या किया, हमारे समुद्र को 5 सेक्टर्स में बांट दिया, 5 जोन्स में बांट दिया। अब वो 5 जोन्स कैसे बटे हैं ये देखो, इस तरीके से। मान लो यहाँ पर कोई कंट्री है जो कि समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करती है, उस कंट्री का ये बेस लाइन है, तो बेस लाइन से आगे तक ये 5 जोन्स बटे हुए हैं, ठीक है। बेस लाइन से आगे 12 नॉटिकल माइल जाओगे तो वो कहलाता है टेरिटोरियल सी, फिर आगे और 12 नॉटिकल माइल जाओगे तो वो कहलाएगा कॉन्टेगियस जोन, और इसी बेस लाइन से आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक जाओगे तो वो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन है बेसिकली वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। समझ गए? 200 नॉटिकल माइल्स तक का वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। मतलब कि एक कंट्री से लगभग 370 किलोमीटर तक आगे का जो समुद्र का हिस्सा होगा वो उसकी टेरिटरी में आएगा। लेकिन क्या होता है कि चाइना उसकी टेरिटरी में एंटर कर जाता है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद में जो यहाँ पर होता है वो हाई सी होता है, ये इंटरनेशनल वाटर है। यहाँ पर आप बिना परमिशन के घूम सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में आने के लिए उस कंट्री से परमिशन लेनी होगी जिस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। समझ गए ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर जोन्स में बांटा हुआ है, लेकिन चाइना तो मानेगा नहीं। इसी वजह से यहाँ पर जो हरकत है वो यहाँ पर नजर आ रही है, और इसी वजह से हमारे जो राइटर है उन्होंने भी इस प्रकार का जो एडिटोरियल है वो लिखा है चाइना के एक्सपेंशनिज्म को लेकर। इससे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। अब इसी प्रकार की जो कंट्रीज़ है जो प्रॉब्लम फेस करिए वो ग्रुप बनाएंगी चाइना के एग्रेशन को टैकल करने के लिए, फिर चाइना बोलेगा मेरे खिलाफ ग्रुप बना लिया। ऐसे यहाँ पे जो वर्ल्ड ऑर्डर के जो ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड वे में पहुँचते चले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। इसमें बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज न्यूज़पेपर में G20 समिट, बाई इलेक्शंस, इसी चीज़ को लेकर पूरा का पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ है। जैसे मैंने बोला कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, आपको मैं वीडियोस और ज़्यादा रेलेवेंट तरीके से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। वीडियोस थोड़े से लंबे आया करेंगे लेकिन आपको बहुत हेल्प मिला करेगी। बस 1-2 दिन वेट करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नाउ यह यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे दिया गया था 6 कंट्रीज़ है, बताओ इन 6 कंट्रीज़ में से कौन कौन से देश हैं, सॉरी कितने देश हैं जो यूक्रेन के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 देश यहाँ पे यूक्रेन के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। कौन कौन से देश हैं? हंगरी और रोमानिया। तो हंगरी ये रहा ऊपर, रोमानिया जस्ट 6ठा कंट्री। तो ये कंट्रीज़ यहाँ पर केवल शेयर करती हैं यूक्रेन के साथ में बाउंड्रीज़ को, बाकी नहीं। नाउ इसके साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।